कभी मैं चुनाव हारा नहीं। हमारे ही उम्मीदवार बागी हो गए जो कंधे से कंधे मिला करके चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे थे। फिर वो प्रलोभन और दूसरे के बहकावे में आकर के वो चुनाव लड़ गए। इसी कारण वो कुछ वोट काट लिए। जितना वोट वो काटे उतने वोट से हम चुनाव हारे। और हमारे देश में दो किस्म के युवराज अभी चल रहे हैं। एक तो देश लेवल पर है जो युवराज हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, और एक युवराज जो हमारे बिहार से हैं, उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। और ये दोनों युवराज के क्रियाकलाप और एक्टिविटी के कारण जिस तरह से लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, जिस तरह से माताओं का अपमान होता है, जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान होता है, हम सत्ता में रहें और सत्ता में रहकर अमन चैन व्यवस्था कायम करें और संस्कृति और माने अपनी सभ्यता को अपना बढ़िया से प्राथमिकता दें और भाईचारा कायम करते रहें। इन सारे चीजों के लिए हम लोग काम कर। अगर वो व्यक्ति कहीं चौक पर गाली देता पान खाते हुए तो सिर्फ गाली होती और एक व्यक्ति का गाली होता। अगर वो कहीं चाय पीते गाली देता तो एक व्यक्ति का गाली होता, क्योंकि चाय की दुकान में एक व्यक्ति ने गाली दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर का मंच और दो दो युवराज उस मंच का शोभायमान बने और मुख्य अतिथि बने, और उस मंच से अगर एक व्यक्ति भी गाली देता है मंच पर चढ़ करके, तो हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी का मंच है और ये गाली राहुल गांधी जी का है। हम मानते हैं ये तेजस्वी यादव जी का मंच है, ये गाली तेजस्वी यादव जी के द्वारा है। तो इसका प्रतिकार में हम लोगों ने बिहार को बंद रखा। 14 में सरकार पहली बनी थी, उसके बाद फिर 19 में इनको विपक्ष में बैठने का भी हैसियत नहीं था। इनके पास इतने एमपी नहीं थे कि ये विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर सकें। लेकिन लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि विपक्ष को भी रखना पड़ता है। हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें विपक्ष का दर्जा दिया है। इन्होंने लोकतंत्र के हिसाब से नहीं लिया है। लोकतंत्र के हिसाब से संवैधानिक दर्जा जनता की ओर से इन्हें प्राप्त भी नहीं हुआ विरोधी दल का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें सम्मानजनक दर्जा दिया और तब जाकर के देश में विरोध। नमस्कार साथियों, अभी हम उपस्थित हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र के सिरदला प्रखंड के कुसाहन गांव में, और हमारे साथ अभी उपस्थित पूर्व विधायक कन्हैया कुमार जी। तो सर, आप लोग कल बीते दिन बिहार बंद किए हुए थे, तो क्या कुछ रीजन रहा होगा सर आप लोग का बिहार बंद करने का? देखिए, बिहार बंद करना, बिहार जब भी हम लोग बंद करते हैं तो बहुत आत्म ठेस लगने के बाद ही उस पर हम लोग आगे कुछ सोचते हैं। बिहार बंद का मूल माने ये रहा अर्थ कि राहुल गांधी जी जब आए थे तो उनके मंच पर से प्रधानमंत्री जी की मां के नाम को भद्दी भद्दी गाली दी गई थी, और तेजस्वी जी का भी मंच था, महागठबंधन का मंच था और राहुल जी को मंच पर आना था। तो ऐसे शीर्ष मंच से महागठबंधन का अगर भद्दी भद्दी गाली देश के आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में गाली दी जाए, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, और उनकी गाली दी जाए, तो फिर सोचिए कि ये पूरे भारत की माताओं का अपमान है, भारत की बहनों का अपमान है, भारत की बेटियों का अपमान है। तो ये सारे चीजें जब महागठबंधन ने सम्मान में ठेस पहुंचाते हुए, गाली देते हुए जब अपना मंच को सुशोभित किया, तो हम लोगों ने प्रतिकार के रूप में इनका माने कि आह्वान किए कि भाई स्वेच्छा से बंद करिए, माँ बहनों के सम्मान के लिए बंद करिए, प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए बंद करिए और स्वेच्छा से बंद करिए। हम लोग कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए और सभी लोग स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद रखे। तो सर, लोग तो कहते हैं कि केंद्र में सरकार उनका है, बिहार में सरकार उनका है, फिर भी मतलब सत्ता पक्ष के लोग को क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि बिहार बंद करना पड़ा सर? देखिए, सत्ता हमारी केंद्र में है, सत्ता हमारी राज्य में है, लेकिन जो व्यक्ति देश के युवराज हैं, और हमारे देश में दो किस्म के युवराज अभी चल रहे हैं। एक तो देश लेवल पर है जो युवराज हैं, जिनका नाम राहुल गांधी है, और एक युवराज जो हमारे बिहार से हैं, उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। और ये दोनों युवराज के क्रियाकलाप और एक्टिविटी के कारण जिस तरह से लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, जिस तरह से माताओं का अपमान होता है, जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान होता है, हम सत्ता में रहें और सत्ता में रहकर अमन चैन व्यवस्था कायम करें और संस्कृति और माने अपनी सभ्यता को अपना बढ़िया से प्राथमिकता दें और भाईचारा कायम करते रहें। इन सारे चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह का माहौल इन लोग बनाने का प्रयास करते हैं महागठबंधन के नेता लोग, और इस तरह से नारियों का अपमान करते हैं, इसके प्रतिकार में हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्वतः अपील करेंगे। और हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किए और कहा देश की जनता से कि आप माताओं के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए अपनी अपनी दुकानें बंद रखें, और वो बंद रखे और ये बंदी सफल रहा। सर लोग तो कहते हैं कि वो गाली दिया तो वो तो जेल में चला गया, कानून प्रशासन सब उनके पास है, तो फिर भी बिहार बंद करने का क्या जरूरत पड़ गई सर? देखिए, बिहार एक व्यक्ति एक गाली मंच पर, अगर वो व्यक्ति कहीं चौक पर गाली देता पान खाते हुए तो सिर्फ गाली होती और एक व्यक्ति का गाली होता। अगर वो कहीं चाय पीते गाली देता तो एक व्यक्ति का गाली होता, क्योंकि चाय की दुकान में एक व्यक्ति ने गाली दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर का मंच और दो दो युवराज उस मंच का स्वाभिमान बने और मुख्य अतिथि बने, और उस मंच से अगर एक व्यक्ति भी गाली देता है मंच पर चढ़ करके, तो हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी का मंच है और ये गाली राहुल गांधी जी का है। हम मानते हैं ये तेजस्वी यादव जी का मंच है, ये गाली तेजस्वी यादव जी के द्वारा है। तो इसका प्रतिकार में हम लोगों ने बिहार को बंद रखा और अपील किया और बंदी सफल रहा। तो सर चलिए, तो बिहार बंद का बात हो गया, लेकिन सर रजौली में क्या होगा इस बार सर? रजौली में विकास होगा, संकल्प हमारा है। कैसे विकास होगा सर? संकल्प हमारा है, और विकास भी होगा तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान, और तब होगा सबका विकास। ये हमारी सर फॉर्मूला है, पिछले इस पर हम काम करेंगे। सर पिछले बार कहीं ना कहीं कुछ वोटों से आप चूक गए, इस बार क्या कुछ तैयारियां चल रही सर? चुक नहीं गए, कभी मैं चुनाव हारा नहीं। हमारे ही उम्मीदवार बागी हो गए जो कंधे से कंधे मिला करके चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे थे, फिर वो प्रलोभन और दूसरे के बहकावे में आकर के वो चुनाव लड़ गए। इसी कारण वो कुछ वोट काट लिए, जितना वोट वो काटे उतने वोट से हम चुनाव हारे। तो वो वोट काट के अपना ही बागी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के कारण हमारी हार हुई। नहीं तो अभी भी आंकड़ा अगर जोड़ दीजिए तो हम महागठबंधन के जो प्रकाश वीर जी हैं उनको मैं हरा चुका हूं और हमारी पार्टी जीत चुकी है। ये बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, आंकड़ा बोलता है। तो सर क्या होगा रजौली में इस बार सर? कहीं ना कहीं आप इतना मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर आप मतलब घूम रहे हैं, और कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां पे कन्हैया कुमार जी नहीं पहुंचे हैं। देखिए, पहुंचने का मेरा मूल कारण ये है कि जब तक हम अपने जनता परिवारों के घरों के चौखट पर नहीं जाएंगे और उनके टूटी हुई खाट पर नहीं बैठेंगे और उनके पुआल और बिचाली पर हम नहीं बैठेंगे, तब तक हम उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनके दुखों का एहसास हमें नहीं हो पाएगा। और यही कारण मुझे लगा कि हर घर को छूना है, हर परिवार के चौखट पर जाना है और उनके अंदर के दुखों को वहीं पर रह करके हमें देखना है, समझना है। और जब चुनाव हम जीतेंगे और जब हमें रजौली विधानसभा का जीत हासिल होगा, तो हम उन्हीं से काम शुरू करेंगे, उन्हीं की अच्छे अवस्था लाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से हमारे कुछ काम बाकी रह गए हैं, जो काम आज हम करने के लिए बड़ा परिश्रम करते रह रहे हैं और वो काम हमें दिख रहा है कि होना चाहिए, जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आज हमारे नहीं हो पा रहे हैं। अगर समय आएगा और हमें पावर मिलेगी तो हम उस पर पहल करेंगे। फिर महिला महाविद्यालय हमारे यहाँ नहीं है, फिर उसके लिए हम काम करेंगे, रजौली विधानसभा में लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक रामायण सर्किट का जुड़ा हुआ एक बहुत सारे वैसे धरोहर हैं, जिसमें श्रृंगी ऋषि हमारे आके तप किए थे, भृगु ऋषि आके तप किए थे, लोमस ऋषि आके तप किए थे। 7 ऋषियों की धरती को सप्त ऋषि की धरती रजौली है। तो इन सारे मुनि महात्मा ने जो तप किए, जप किए, उनका सीधा कनेक्शन रामायण काल और महाभारत काल से है। तो निश्चित है कि इसे हम रामायण सर्किट से जोड़ते हुए पर्यटक स्थल बनाने के लिए मांग करेंगे। और हमारा फुलवड़िया जलाशय जो है वो पर्यटक स्थल बनने की सारी आहर्ता पूरी करती है। और वो पर्यटक स्थल जब बनेंगे तो यहाँ पर रोजगार के अवसर आएंगे और यहाँ के सारे लोगों का जीवन और दिशा और दशा सारे में बदलाव आएंगे। तो सर क्या शीर्ष नेतृत्व से आपको हरी झंडी मिल चुकी है कि जाइए आप क्षेत्र में घूमिए, आपका टिकट पक्की हो चुकी है सर? देखिए, शीर्ष नेतृत्व हमारी एक नेतृत्व नहीं होता है, हमारा नेतृत्व जो होता है अपने आप में लोकतंत्र को पालन करते हुए एक बोर्ड की कमेटी होती है, और वो बोर्ड की कमेटी, फिर एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी, ये सारी कमेटियां
जब तय कर लेती है और तब जाकर के माने कि दिल्ली हेडक्वार्टर को भेजा जाता है और वहां पर भी इसकी निर्णायक कमेटी होते हैं, तो जब वो तय करते हैं तब उम्मीदवार का नाम क्लियर होता है और इसके जब समय आएंगे तो आपको कन्हैया कुमार का नाम मिल जाएगा। तो सर कहीं ना कहीं रजौली गठबंधन का नेता अशोक प्रसाद एमएलसी जी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बोले कि प्रकाश बीर जी ही एनडीए का कैंडिडेट होगा इस बार, तो क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, प्रकाश बीर जी एनडीए का कैंडिडेट होंगे, ये अशोक यादव जी बोले हैं। अशोक यादव जी तो बोले हैं। आप ही का गठबंधन का सहयोगी है सर। अशोक यादव जी बोले हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वो अपने व्यक्तिगत विचारों के लिए अपने किसी खास उम्मीदवार को जिन्हें वो पसंद करते हैं, अच्छा उन्हें महसूस होता है, उनके नाम को उन्होंने आगे बढ़ाया, चर्चा किया। लेकिन तो पार्टी के जो सिस्टम है, वो सिस्टम के अनुसार जिनके नाम बिहार से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सारे, जब हमारे एडवाइजरी बोर्ड के नेतागण सब मेंबर सब जो हैं वो जब मोहर लगा देंगे, जब नाम अप्रूवल हो जाएगा और तब जब प्रकाशित हो जाएगा, तब लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उम्मीदवार हो गए हैं। किन्हीं के कहने नहीं कहने से कोई उम्मीदवार तो बनता नहीं है। तो सर अगर और मान लीजिए कि रजौली से प्रकाश बीर जी का टिकट मिल गया तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा सर? देखिए, बात है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। पार्टी हमारी माँ है। माँ गोद में बैठाए या माँ गोद से उतार के रखे, माँ तो माँ होती है। माँ का सम्मान में कोई कमी नहीं आएगा। माँ गोद में बैठाएगी तब भी हमारी माँ है और जब माँ गोद से उतारेगी तब भी हमारी माँ है। तो माँ का सम्मान में तो कोई कमी आएगा नहीं। माँ माँ होती है, पार्टी हमारी माँ है और इस बात का धर्म को हमने पहले भी निर्वाह किया और जीवन भर निर्वाह करता रहूंगा। ये आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ। तो सर कहीं ना कहीं प्रकाश बीर जी पहले आरजेडी में थे, अब कहीं ना कहीं एनडीए से उनका लगाव जुड़ता जा रहा है, तो क्या कुछ कहिएगा सर? आपके पार्टी में आएगा तो कैसे? ये उनका विषय है। हमारी पार्टी पारदर्शी पार्टी है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी लोकतंत्र से प्रभावित पार्टी है। हमारी पार्टी एक सिस्टमेटिक पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा रही है कि रजौली हमारा जो है वो हमारा परंपरागत सीट है और जो परंपरागत सीट होते हैं वो हमेशा पार्टी अपने पास रखती है और उसमें जो उम्मीदवार वफादार, ईमानदार और लंबे समय से पार्टी में त्याग, तपस्या, संघर्ष जो करते आ रहे हो लंबे कार्यकाल से, पार्टी हमेशा उन्हीं को प्राथमिकता देती है और वैसे प्राथमिकता में मैं फिट बैठता हूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी जरूर हम पर विचार करेगी। सर एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहिएगा देखिए, सर? एसआईआर को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि देश ने महसूस किया और देश ने जो महसूस किया और काम करना शुरू किया तो उसमें सिर्फ एक राहुल गांधी जी के अलावे, कांग्रेस के अलावे किसी ने कुछ नहीं कहा। और राहुल गांधी जी भी जो बोलते हैं बिना गोड़ हाथ पैर का बात करते हैं, उनकी सारी बातें हास्यप्रद होती है। और जब चुनाव आयोग उनसे ये कहा कि भाई आप यहाँ पर रीट फाइल कीजिए, रीट दाखिल कीजिए, हल्फनामा दीजिए, तो भाग के खड़ा हो गए मैदान। उनमें कहाँ इतना हिम्मत हो पाया कि हम हल्फनामा दें, ये तो मांगा गया। इसलिए एसआईआर बिल्कुल देश हित में है। देश हित में प्रधानमंत्री, आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष संगठन होते हैं और वो सम्मानित देश का संगठन होते हैं। उनका जो निर्णय होगा देश का निर्णय होगा। गलत लोगों को हटाया जाएगा और अच्छे लोगों को जो पार्टी के लिए और जो अपना समाज के लिए और जो अपना संस्कृति के लिए, जो भारत के लिए जो लगातार सब यहाँ के मूल निवासी हैं, वासी हैं, अस्थाई हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। उनका नाम तो आ रहा है। आप प्रमाण दिखाइए, प्रमाण दीजिए और अपना वोटर कार्ड में नाम चढ़ाइए और इसकी भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए एसआईआर बिल्कुल 100% लागू होना चाहिए और ये जो पार्टी कर रही है और जो सरकार कर रही है, सारी पार्टियां उसे पसंद भी कर रही है, कोई विरोध नहीं कर रही। सर आपका विधानसभा क्षेत्र में किसी का नाम कटा है कि नहीं सर? देखिए, नाम कटना जोड़ना, ईमानदारी से बोलिए। नाम कटना जोड़ना ये हमारा विषय नहीं है और इसकी सूची मुझे रखना बहुत मेरे लिए जरूरी भी नहीं है। इसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जिनको हम लोगों ने अधिकृत किया है कि आप इस काम को देखिए, वो निरंतर इसमें काम कर रहे हैं और जहां तक जानकारी है जो गलत नाम थे वो हटे हैं और जो सही नाम है वो आज भी जुड़े हुए हैं और
जो अगली सूची है, फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें भी वो जुड़े हुए रहेंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और सरकार इसी पर आगे काम कर रही है। तो सर उन्होंने तो एलिगेशन लगाया कि बैकवर्ड समाज का नाम चुन-चुन कर काटा जा रहा है सर। कौन लगाया? वो राहुल गांधी जी तो भरे मंच से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बैकवर्ड के हितैषी कब से हो गए? बैकवर्ड को जब अति पिछड़ा आयोग को, जब उनको माने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देना था, तो उन्हीं के दादा नानाजी थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको मान्यता देते, संवैधानिक दर्जा देते, नहीं दिए। फिर उन्हीं की दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्हीं की दादी थी, वो मान्यता देती, नहीं दी, बैकवर्डों को अपने हाल पर छोड़ दी। फिर उनके बाद आज जाइए आप, राजीव गांधी, इन्हीं के पिता है ना, इन्हीं के पिता है, राहुल गांधी जी के पिता का ही नाम माने कि राजीव गांधी थे। तो ये जब प्रधानमंत्री थे तो कहाँ गया था पिछड़ों का दर्द? क्यों नहीं ये सम्मानजनक तरीके से संवैधानिक दर्जा अति पिछड़ा और पिछड़ा का देने का प्रयास किए? तो जब सारे चीजें हाथ से इनके निकल चुके हैं, तब ये पिछड़ा का राग अलाप रहे हैं। ये थोथी दलील पिछड़ा समाज के लोग समझते हैं, महसूस करते हैं, और आने वाले समय में ये भ्रमजाल से निकल करके मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी, वही हाल होगा जैसे आपका 2014 में सरकार पहली बनी थी, उसके बाद फिर 19 में इनको विपक्ष में बैठने का भी हैसियत नहीं था। इनके पास इतने एमपी नहीं थे कि ये विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर सकें। लेकिन लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि विपक्ष को भी रखना पड़ता है। हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें विपक्ष का दर्जा दिया है, इन्होंने लोकतंत्र के हिसाब से नहीं लिया है। लोकतंत्र के हिसाब से संवैधानिक दर्जा जनता की ओर से इन्हें प्राप्त भी नहीं हुआ विरोधी दल का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें सम्मानजनक दर्जा दिया, और तब जाकर के देश में विरोधी दल भी रहे सदन में। ऐसा हम लोग मान के सब परिवार चला रहे हैं, और आज भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के रास्ते पर बढ़ रहा है। चाइना जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश और नेपाल जैसा देश आपका अनुकरण करने में लग गया है। रसिया जैसा देश आपसे दोस्ती चाह रहा है, और आपके जितने भी, जिसे आप अमेरिका सुपर पावर कहते हैं, आज सुपर पावर आपके देश के सामने नतमस्तक है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने के लिए व्यग्र और व्याकुल है। सर रजौली में क्या होगा इस बार सर? इस बार रजौली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान को लेकर के हम लोग काम करेंगे, और रजौली का कोई कोना विकास से अछूता ना रह जाए, कोई कोना विकास से वंचित ना रह जाए, इसकी का ख्याल लेकर के, इसी का संकल्प लेकर के हम 1 साल पहले से रजौली के कोने कोने और हर गांव-गांव में जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम उनका विकास कर सकें। सर कैसे जीतिएगा सर? पिछले बार तो 5 में से 4 सीट आप लोग हार गए थे, और जो आप लोग की तरफ से कौशल यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अब विपक्ष की ओर चले गए सर। तो कैसे आप लोग जीतिएगा नवादा का पांचों सीट? देखिए, पांचों के पांचों सीट चुनाव रणनीति का पार्ट होता है, चुनाव जनता का दिल जीतने का पार्ट होता है, और चुनाव अपने तरीके से आने वाला भविष्य में जो काम करने का आपका संकल्प है, उसका पार्ट होता है। और ये सारे बिंदुएं आज हमारे पार्टी में, एनडीए गठबंधन में सक्रिय है, और बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं हम लोग सब। इसीलिए आप देखते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये सब नहीं कह करके हम लोग एनडीए का कार्यक्रम कर रहे हैं, और बैनर एनडीए का लग रहा है। हम लोग संयुक्त परिवार चला रहे हैं, और उस संयुक्त परिवार का नाम एनडीए है। और एनडीए आप जान लीजिए इसलिए मजबूत है कि जो घर में संयुक्त परिवार चलता है, गांव में ऐसे भी गांव वाले चर्चा करते हैं कि वो घर बहुत मजबूत है, उसका परिवार संयुक्त है, अब बहुत मजबूती से चल रहा है आगे। इसी तरह से हम एनडीए गठबंधन में आप संयुक्त 5 पार्टियों का परिवार हैं, एकजुट होकर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार की जो रणनीति होगी, आपको मैं पूरे विवेक के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पांचों सीट पर खिलेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको अगर 2010 को याद दिला दें, यही काफी है मेरा कहना कि 5 के 5 सीट हमने जीता था, और 5 के 5 सीट एनडीए के झोली में गया था नवादा जिला का। और फिर 2010 का इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं, फिर 5 का 5 सीट एनडीए के झोली में जाएगा, ये तय है, इसे कोई काट नहीं सकता है।
सर रजौली से अगर आप चुनाव जीत गए तो क्या कुछ कीजिएगा सर जनता के लिए? जनता ही मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरी माता है, सब कुछ है। जनता भगवान है और जो भगवान होते हैं माता पिता सब वही होते हैं। कहीं ना कहीं सर आजादी का इतना बरस हो गया लेकिन अभी भी रजौली विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा है सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो मैं लकीर खींचा 2010 से 15 के बीच में, आज भी वही लकीरें दिखती है। आप स्वयं चर्चा कर रहे थे अमली मढ़ी का, वहां 4.5 करोड़ रुपया का जिस रोड से आप आए हैं घूम करके, वो रोड आपका कन्हैया कुमार विधायक का दिया हुआ है, उद्घाटन किया हुआ है, शिलापट लगा हुआ है। जिस लकीर को हमने खींचा है, आपको मैं बता दूं, यहाँ रजिस्ट्री नहीं होता था रजौली में। जमीन जगह का रजिस्ट्री होने के लिए आप स्वयं जाते थे नवादा, स्वयं जाते थे। लेकिन आज आप रजौली में रजिस्ट्री जो करवा रहे हैं जगह जमीन का, वो भी दिया हुआ आपका विधायक कन्हैया कुमार का है, जिसके पूरे प्रमाण और सबूत हमारे पास है। उसके बाद आपका ये आपका नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज है, नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज आज रजौली विधानसभा में लाया हूं और हमारी बहू बेटियां यहाँ से नर्स बन करके सरकारी महकमे में नौकरी पा रही है। तो वो नर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज भी आपको कन्हैया कुमार का लाया हुआ है। तो हमने सिर्फ नली गली सड़क नहीं बनाने का काम किया, बल्कि उन संस्थानों को भी रजौली में स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे रजौली का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े और रजौली को आत्मविश्वास बढ़े कि हमारा रजौली भी रजौली है, ये एहसास हो हमारे सभी परिवारों को। इसलिए हम लोगों ने ये सारे कार्यों को किया। सर आखिरी सवाल की जनता के रजौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? हमारी जनता से यही अपील है, और जनता क्या कहा जाता है, परिवार से अपील है। पूरे समस्त रजौली विधानसभा के समस्त परिवारों से अपील है कि आप वैसे प्रधानमंत्री जो देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित हैं और गरीबों के हितों के लिए जो रात दिन अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, ऐसे बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को गति दे रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, गरीबों को वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिए हैं, इन सारे विषय वस्तु पर जो आप लाभ ले चुके हैं, आवास से लेकर सड़क से लेकर बिजली से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला से लेकर सारे जो आपको लाभ घर तक पहुंच रहा है, इन लाभों को याद करते हुए फिर से आप एनडीए की सरकार बिहार में बनाइए, ताकि फिर ये सारे लाभ आप तक पहुंचे, आपका बेहतर भविष्य हो और आने वाले पीढ़ियों का जो भविष्य बढ़िया बने, इसके लिए आप अपना मतदान एनडीए गठबंधन को दीजिए। सर विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि वो मेरा ही घोषणा था, उसे डुप्लीकेट किया गया है। देखिए, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, घोषणा कहाँ से आएगी? वो तो बोला कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपने उसका उनका दबाव में आके आप कर दिए 125 यूनिट। उन्होंने बोला कि ये हम 1500 देंगे वृद्धा पेंशन, उनके दबाव में आके आप 1100 कर दिए। अगर ऐसा विपक्ष कहता है, जी बिल्कुल नहीं, मैं क्लियर करता हूं, अगर ऐसा विपक्ष कहता है कि हम माने बोले हैं और इन लोगों ने किया है, तो विपक्ष यहाँ पर झाल बजाने के लिए है विधानसभा में, हरि कीर्तन गाने के लिए है विधानसभा में। हरि कीर्तन और झाल बजाने के लिए विपक्ष नहीं है, और जनता ने उन्हें विपक्ष नहीं बनाया है हरि कीर्तन झाल बजाने के लिए। उन्हें बनाया है कि जो काम होना चाहिए जनता के हित में, हम सरकार को याद दिलावें। अगर वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? इसकी पूरी सुविधा उन्हें विपक्ष का मिल रहा है। पूरी लाल बत्ती गाड़ी पहले हुआ करती थी, अब सैरन वाली गाड़ी होती है, सारे प्रोटोकॉल मिलते हैं। ये सुविधा जनहित के चलते, जनता के लिए ही, जनता के कारण से ही ने उनको मिल रहा है। अगर हम विकास कर रहे हैं तो अगर वो सिर्फ याद मुझे दिला रहे हैं कि कुछ ये काम कर दीजिए, कुछ ये काम कर दीजिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जनहित में बता रहे हैं, और अच्छा काम, विपक्ष भी अच्छा काम अगर बताएंगे तो हम तो वो करेंगे। हमारी पार्टी तो सबको साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। अगर राहुल गांधी भी अच्छा काम बतावे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहर्ष उनके कार्यों को जमीन तक उतारने का, देश में उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि ये दोनों युवा नेता, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, ये दोनों युवराज ने कभी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मार्गदर्शित किया,
सत्ता को, और ना ही तो कभी आप राज्य को आगे बढ़ाने में सत्ता बिहार का जनता के लिए हित में सरकार को मदद किया। तो ये दुर्भाग्य है। और अगर इन लोग एकाध दुक्का कभी कुछ बात बोले और सरकार को पसंद आ गया कि नहीं ये बात सही है, और सरकार स्वयं संकल्पित है, उसमें थोड़ा सा अपराध दिखा दिए, ये कोई आप बहुत बड़ा एहसान थोड़ी कर दिए हैं। हम तो काम कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो सर अगर मान लीजिए आप लोग का सरकार बन गई बिहार में, तो मुख्यमंत्री कौन होगा सर? देखिए मुख्यमंत्री हमारे, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए ईमानदारी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने ईमानदारी के लिए ही जानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप मीडिया है, मैं मीडिया को कह रहा हूं, इसके सबसे बड़ा उदाहरण है ईमानदारी का कि आज 15 साल का शासनकाल में देश की सेवा में हमारे केंद्र के मंत्रियों को एक एफआईआर का सामना नहीं करना पड़ा। और जबकि कांग्रेस के जो मंत्री हुआ करते थे, आधा दर्जन 2 दर्जन थोक के भाव से जेल में ही दम तोड़ते थे, जेल में। सर हम मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार जी होंगे या इस बार बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा सर? देखिए इस विषय पर, देखिए जो हमारा अपना रैंक है, जो हमारी हैसियत है, हम जो कार्यकर्ता हम हैं, कार्यकर्ता हम लोग नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। घर में ऐसा कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी होंगे मुख्यमंत्री? और हमारे बड़े भाई के दर्जा में, हमारे कैमरा के सामने आप बोल दीजिए। आप हमारे बड़े भाई के दर्जा में पूछना चाहते हैं तो हमारे बड़े भाई के दर्जा में नीतीश कुमार जी हैं। तो विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी अचेत अवस्था में हैं। अचेत अवस्था में जो विपक्ष लोग कहते हैं, तो विपक्ष के लोग अचेत अवस्था में रह करके जो अलग अलग बातें करते हैं, जो कभी विकास को राह पर बिहार को नहीं आगे बढ़ा पाए, तो ये अचेत अवस्था जो महागठबंधन की सरकार चल रही थी पिछले 15 साल में, उसमें तो बिहार आगे नहीं बढ़ा, तो वो अचेत अवस्था में था सरकार, या ये माने नीतीश कुमार जी की सरकार अचेत अवस्था में है जो बिहार के पटरी पर दौड़ा रहे हैं और बिहार को गति दे रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है और ये विकास पुरुष कहला रहे हैं। तो इतने सारे करने के बाद भी ये अचेत अवस्था में है, ये तो शर्मनाक बात है जो महागठबंधन के लोग बोलते हैं, हास्यास्पद है, और पूरे बिहार की जनता इन लोग पर हंसती है। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी कन्हैया कुमार रजवार जी मौजूद थे, तो इनसे क्या कुछ बातचीत की वो आप लोग वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब क्या कुछ कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए